Hello dear students, myself Gaurav Saxena and you are watching me on Future Education Lab। चलिए तो आज बात करने वाले हैं हम लोग अपनी एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसे हम लोग बोलते हैं एब नॉर्मल मोलर मास, या फिर जो हमारा मेन टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। यानी इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से हमारे पास बोर्ड से नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम पूछा ही जाता है और ये टॉपिक हमारा सबसे ज़्यादा अभी तक का सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम बात करते आए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने बात की थी RLVP यानी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड हमने बात की थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड बात की थी हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ हमारा था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। अब इस टॉपिक को समझने से पहले हमें इस टॉपिक के अंदर वर्ड्स यानी कुछ हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें समझना होगा। पहले बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं हम लोग आज, ठीक है ना। देखिए आज हम बात करने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर। देखिए वांट ऑफ फैक्टर है क्या और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आप इसको ऐसे समझिए कि अभी तक आप क्या करते थे कि आपने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने क्या कर दिया, सॉल्वेंट भर दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करते थे, इसमें एक सॉल्यूट डालते थे। क्या डालते थे? एक सॉल्यूट। अब इस सॉल्यूट का चक्कर क्या था, देखिए अब ये सॉल्यूट का नेचर क्या है। सॉल्यूट का नेचर ऐसा था कि इसमें क्या होगा, नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन। मतलब समझ रहे हैं? मतलब आपने अभी तक क्या किया, सॉल्वेंट में जब भी आपने कोई सॉल्यूट को मिक्स किया तो उस सॉल्यूट का नेचर क्या था कि अगर आपने 1 मोल अगर आपने सॉल्यूट को मिक्स किया है तो सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन के अंदर भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, बिल्कुल फिक्स रहेंगे। मतलब क्या था, अभी तक हम जिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, फिक्स। आफ्टर मिक्सिंग यानी आफ्टर मिक्सिंग हमने क्या देखा कि मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग करने के बाद हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, यानी कि चेंज नहीं आता है। हम उस बारे में बात करते थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अब उस कंडीशन में क्या होंगे, किसी न किसी जो हमारा सॉल्यूट होगा उसका कोई ना कोई मोलर मास होगा, उस सॉल्यूशन की कोई ना कोई क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है ना। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी ना हो, मतलब अगर मैं क्या करूं, सॉल्वेंट के अंदर जब मैं सॉल्यूट को डिजोल्व करूं, अब सॉल्यूट क्या कर दे, सॉल्यूट या तो क्या कर दे, इसका जस्ट अपोजिट एसोसिएशन करना शुरू कर दे या फिर डिसोसिएशन करना शुरू कर दे। तो क्या होगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन का मीनिंग होता है कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स लाइक जैसे सपोज करो मेरे पास ए के 2 मोल्स थे शुरुआत में, क्या हुए जब मैंने उसको सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया और सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करके जब सॉल्यूशन बनाया तब मैंने क्या देखा, अभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने ही है, 2A ही है, यानी कोई भी चेंज नहीं आया है। यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने अगर सॉल्वेंट में डाले थे वो अभी भी उसमें उतने ही प्रेजेंट हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा मोलर मास मिलेगा सॉल्यूट का वो भी कैसा होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली होगा वही, यानी चेंज नहीं आएगा उसमें। जैसे सपोज करो कि मेरे पास सपोज करो इतनी बड़ी चॉकलेट है, ठीक है ना। अब मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें डालता हूँ तो हम देखते हैं कि अब ये ब्रेक नहीं हो रही, बिल्कुल वैसी की वैसी बनी हुई है। तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है चॉकलेट के, बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंज नहीं आया यहाँ पर। तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर ऑलरेडी हमारा पहले कितना था ये, यानी ये हमारी वैल्यू कौन सी है, ये हमारी वैल्यू है थ्योरेटिकल, यानी कि हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, और ये हमारी कौन सी है, ऑब्जर्व, हमने देखी यानी कि मिक्सिंग करने के बाद। तो यहाँ पर जो एक तरीके से इनका जो रेशियो है, यानी कि रेशियो है वो क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू का और अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू का, ठीक है ना। वो कितना आया, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1। ये 1 वैल्यू इसी को बोलते हैं हम लोग वांट ऑफ फैक्टर,
वांट ऑफ फैक्टर का मीनिंग क्या है? वांट ऑफ फैक्टर के लिए हमें ये बता रहा है कि सॉल्यूट जो हमने डाला था, सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया था, अब उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर कोई चेंजेस नहीं है यानी I = 1 है, यानी वो सिंपल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, यानी उस सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा है जो ना तो एसोसिएशन शो करेगा और ना ही डिसोसिएशन शो करेगा। लेकिन वांट ऑफ फैक्टर हम यूज किसके लिए करते हैं? वांट ऑफ फैक्टर हम यूज करते हैं उन सॉल्यूट के लिए जो या तो एसोसिएशन शो करेंगे या फिर डिसोसिएशन शो करेंगे। आइए चलिए इसको समझते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से मोलर मास के अंदर भी ये चेंज करता है। क्लियर? देखिए चलिए तो बात समझते हैं इसको। यहां पर मैं बात करता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यहां पर मैं लिखता हूं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर मैं जिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यहाँ पर मीनिंग क्या है? हम बात कर रहे हैं RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी हमारी क्या थी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज किस कंडीशन के ऊपर बेस्ड काम करती हैं? यहाँ पर जो कंडीशन थी वो किसके लिए थी? हमारे लिए थी यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि जो वांट ऑफ फैक्टर जिसके ऊपर काम करता है, वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन का ही यूज करते हैं। ठीक है ना? लेकिन चेंजेस क्या है? यहां पर क्या होता है? सॉल्यूट कैन नॉट बी एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा था। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारा फिक्स क्या था कि जो सॉल्यूट होगा वो ना एसोसिएट होगा और ना ही डिसोसिएट होगा। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो उसकी डाइल्यूशन होगी वो हमेशा कितनी होगी? 5% से क्या होगी? लेस देन। ये मैंने आपको बताया भी था जब हमने मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए एक्यूट वैल्यू का कंडीशंस बताई थी लास्ट टॉपिक के अंदर, तो हमने वहां पर बात भी की थी लेक्चर नंबर 17 में। आप दोनों जाकर देखिएगा भी। तो यहाँ पर क्या था? डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 5% से कम होगी। एंड सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? जो सॉल्यूट होगा वो कैन नॉट बी एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। लेकिन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी क्या है? एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज में क्या होगा? यहाँ पर यही कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? सॉल्यूट कैन बी, या कैन बी क्या? मे बी हटा दीजिए, शुड बी कर दीजिए। शुड बी एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। और जो इसकी कंसेंट्रेशन होगी वो क्या होगी? मोर देन 5%। यानी इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी? 5% से ज्यादा होगी। डाइल्यूट सॉल्यूशन है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि मोर देन 5% से थोड़ी ज्यादा, 5% तक भी चल जाएगी, जरूरी नहीं है सब। ठीक है ना? हो सकता है कि 100% क्या हो जाए हमारा डाइल्यूट हो जाए। ठीक है ना? तो आप इसे ऐसे ही समझ लीजिए फिलहाल। तो फिलहाल हमारा ये मेन पॉइंट था, हमारा वो पॉइंट ये था कि यहाँ पर जो सॉल्यूट क्या होता है? एसोसिएट और डिसोसिएट शो नहीं करता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है? उसका एसोसिएशन भी होता है और डिसोसिएशन भी होता है। मतलब आप उसको ऐसे समझिए कि अभी तक हम लोग जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालते थे उसमें हम लोग क्या देखते थे? जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने समझिया था कि जब हमारे पास कोई सॉल्वेंट होता था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कोई ना कोई फिक्स होता था। ठीक है ना? जब हमने क्या किया, जैसे वाटर था, हमारा बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। हमने सॉल्यूट को मिक्स किया, सॉल्यूट को मिक्स करने के बाद क्या हुआ? उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? सॉल्यूशन का बढ़ गया, उसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो चेंज आया था हमारा, अभी भी क्या होगा? अभी भी बढ़ेगा। लेकिन इस टाइम में जो हमारे सॉल्यूट का जो मोलर मास होगा वो हमें फिक्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि इस कंडीशन में हमारे पास क्या था? मोलर मास क्या चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या थे हमारे? बिल्कुल सिमिलर थे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे क्या है? बिल्कुल सिमिलर हैं। क्योंकि इस कंडीशन में क्या हमारा वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो कर रहा है। अब आप इसको समझते हैं। चलिए हम लोग उसको समझते हैं कि कैसे काम करता है। आप समझिए केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या होता है? व्हेन
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमारे क्या होते हैं, अगर वो क्या करते हैं, डिसोसिएशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। इसको समझते कैसे काम करता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने क्या किया, 1 मोल NaCl लिया। क्या किया? 1 मोल NaCl लिया। अब 1 मोल NaCl क्या होता है, जब हम इसको वाटर के अंदर पुट करते हैं तो वाटर के अंदर पुट करते क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा अपने आयंस में। किसमें ब्रेक हो जाएगा? अपने आयंस में। किसमें हो जाएगा? Na+ और Cl- में हो जाएगा। क्लियर? अभी मैंने जब स्टार्टिंग टाइम पर यानी एट t=0 पर जब हमने लिया था तो इसके पास 1 मोल होंगे, यानी हमने अभी तो डाले ही नहीं है, तो उस टाइम इसके 1 मोल होंगे, ये 0 मोल होंगे। लेकिन मैंने क्या किया, एट t=t टाइम, किसी t टाइम पर, यानी कि हमारी पूरी रिएक्शन हो चुकी है, यानी हम लोग पूरा टाइम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब हमने देखा कि हमारे पास जो NaCl थे तब 1 मोल थे, लेकिन आफ्टर रिएक्शन हमने जब मिक्स कर दिया तो वो क्या हो गया, हमारा NaCl कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया अपने आयंस के अंदर। NaCl किस में चेंज हो गया, Na+ और Cl नेगेटिव में। मेरे पास जब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पर मेरे पास कितने मोल थे, 1 मोल थे, यानी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1 मोल थे। लेकिन अब कितने हैं, आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया, 1 - 1 किया मैंने, अब मेरे पास कितने मोल बचे, यहाँ पर 0 मोल बचे, यानी रिएक्टेंट तो मेरे पास खत्म हो गया। फिर प्रोडक्ट कितना बचा है मेरे पास, यानी Na आयन कितने बचे, 1 मोल Na+ आयन, और यहाँ पर कितना है, 1 मोल Cl नेगेटिव आयन। अब आप देखिए आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ मोल हो गए, आपके पास टोटल हो गए 2 मोल। आपके पास सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, सॉल्यूट के डबल हो गए, यानी कि आपके पास 1 NaCl था, वो ब्रेक हो गया Na+ आयन और Cl नेगेटिव आयन में। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास कितने मोल बन गए, 2 मोल बन गए। आपने देखा था कितना, ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू थी। क्या थी आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू, और ये आपकी क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू। बात समझ में आ रही है, ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये आपकी क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू है। अब आप देखिए कि आपने यूज किया 1 मोल सॉल्यूट के अंदर, ठीक है ना, और जब आपने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दिया, उसके बाद आपने जब देखा कि सॉल्यूशन बन गया, तो उस टाइम पर उसके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, अब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गए, बढ़ गए। पहले 1 मोल थे, अब उसके जस्ट डबल हो गए, कितने हो गए, 2 मोल हो गए। क्लियर है ना। जब 1 से क्या हो गए, 2 मोल हो गए, तो हम क्या देखेंगे कि हमें पता है क्या कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गए, बढ़ गए हैं, कितने हो गए, डबल हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई आपके, पहले पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट ये होगा कि जब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर NaCl ब्रेक हो रहा है Na+ आयन Cl नेगेटिव आयन में, तो आप देखिए जरा, अभी पूरा का पूरा मोलर मास किसका था, NaCl का था। अब किसका है, केवल Na आयन का है और Cl आयन का, यानी हर एक जो हमारा आयन होगा, चाहे वो Na आयन हो या Cl आयन हो, हम यहाँ पर इसका क्या लेंगे, एवरेज मोलर मास लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज करो उसका 100 है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो कितना होंगे, 50-50, मतलब इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, और हमारे पास जो उसका मोलर मास होगा सॉल्यूट का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है, किसमें, जब हमने क्या किया, यहाँ पर डिसोसिएशन किया। क्या किया हमने, डिसोसिएशन किया। बात समझ में आ रही है आपके, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सेकेंड एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए तो बात करते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, यानी हम सेकंड तरीके से कैसे समझते हैं। देखिए हमको अच्छी तरह मालूम है कि वांट ऑफ फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। वांट ऑफ फैक्टर, पहले इसको समझ लेते हैं एक बार, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। फैक्टर का मीनिंग क्या हो गया, एक रेशियो। किसने दिया था हमें, वांट ऑफ ने, यानी वांट ऑफ ने हमें एक फैक्टर दिया, एक रेशियो दिया। इस रेशियो की हम हेल्प से क्या करते हैं, हम इस रेशियो की हेल्प से क्या करते हैं,
जो एक्चुअल में जो होनी चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उस सॉल्यूशन की, हम उसे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूट होता है वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे मोलर मास में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, और वो मोलर मास की जो वैल्यू होती है वो हमें एक्यूरेट नहीं मिलती। अब उसको एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक वॉन हॉफ फैक्टर की मदद लेते हैं, यानी आई का यूज करते हैं। अब देखो हम सेकंड एग्जांपल की बात कर रहे थे, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल हमारे पास जैसे क्या है, जैसे मैंने लिया KCl लिया सपोज कीजिए। अब KCl को जब मैंने क्या किया, डिसोसिएट किया वाटर के अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो ये ब्रेक हो गया किसमें, K आयन में, और क्या हो गया, Cl आयन में। इसको अच्छे से समझना। सपोज करो स्टार्टिंग पीरियड में मेरे पास कितने मोल थे, 100 मोल थे। कितने मोल थे, 100 मोल थे। अब मैं आपको एक सेकंड के लिए मान के चलता हूँ, पिछली बार में आपने क्या देखा था, लास्ट टाइम में मैंने बात की थी NaCl में कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, यानी कि NaCl के जितने भी मोल होंगे सारे के सारे टूट जाएंगे। तो किसमें टूटेंगे, Na+ आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर KCl के शुरुआत में, यानी एट t=0 टाइम पर हमारे पास 100 मोल थे, तो इसके ये तो डिसोसिएट हुए नहीं। लेकिन अगर हम बात करें एट t टाइम पर, किसी t टाइम पर क्या हमने देखा कि अभी भी KCl के 100 मोल के सारे डिसोसिएट नहीं हुए, सभी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हुए। केवल कितने हुए, सपोज करो 100 में से केवल 50 मोल डिसोसिएट हुए। 100 में से कितने मोल, 50 डिसोसिएट हुए। तो केवल 50 डिसोसिएट होंगे, तो सपोज करो 50 KCl थे, तो किसमें ब्रेक होंगे, 50K+ में। यानी यहाँ पर कितना बचेगा, 50K+ आयन बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 50 Cl नेगेटिव आयन। क्लियर हो गया। यानी कि मेरे पास 100 KCl मॉलिक्यूल थे, जिनमें से 50 KCl मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए। तो 50 KCl मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तो कितने बचेंगे, 50 KCl अगर ब्रेक हो तो 50 K आयन और 50 Cl नेगेटिव आयन बन गए। क्लियर। तो आफ्टर सॉल्यूशन जब मैंने t टाइम पर देखा, तो उस टाइम पर उस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट था, सॉल्यूट हमारे पास ये भी प्रेजेंट था, यहाँ पर ये आयन प्रेजेंट था, और जो डिसोसिएट नहीं हुए थे वो भी प्रेजेंट थे हमारे पास, यानी कि ये भी। तो इस टाइम टोटल हमारे पास नंबर ऑफ सॉलिड कितना प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे और देखेंगे कितना हो गया। 100 - 50 कितना होता है, 50 50 50 50 कितना हो गया, 150 मोल। यानी इस वक्त मेरे पास 150 मोल्स हैं। और ये हमारी कौन सी वैल्यू है, ये हमारी है ऑब्जर्व वैल्यू। ये हमारी कैसी ऑब्जर्व, यहाँ पर ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, जबकि ये हमारे पास कौन सी है, थ्योरेटिकल। यानी ये वो है नंबर ऑफ मोल्स जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में यूज किए थे, यानी सॉल्यूशन के अंदर, यानी सॉल्वेंट के अंदर डाले थे। ठीक है ना। सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद हमने किसी टी टाइम पर हमने देखा कि टी टाइम पर हमारे पास इतने ही मॉलिक्यूल क्या हुए, डिसोसिएट हुए, और जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए उस टाइम पीरियड पर हमारे सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स थे, 150 थे। यानी कि डाले 100 और हुए कितने, 150 हो गए। यानी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, चेंज हो गया। एन सॉल्यूट क्या हो गया, बढ़ गया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी। अब आई को कैसे याद करते हैं, आई को कैसे पता करते हैं, हमने जो यूज किया है, यानी कि जो सबसे पहले हमने निकाला था उसे हम नीचे लिखते हैं, यानी थ्योरेटिकल, ठीक है ना, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ऊपर हमारी क्या है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको अच्छे से बता भी दूं मैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एन सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। मैंने अभी बात की थी आपसे, और जब हमने देखा था कि जैसे जैसे एन सॉल्यूट बढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन मोलर मास क्या होता है, कम होता है। यानी कि मोलर मास क्या एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म से बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे क्या, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं मोलर मास के टर्म्स में, तो आई क्या हो जाएगा, अब ये अपोजिट हो जाएगा। यानी सॉल्यूट की जगह पर मोलर मास यूज करेंगे तो ऑब्जर्व कहाँ चला जाएगा, नीचे, और थ्योरेटिकल ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे क्या हो गए, तीन बेसिक फॉर्मूले बन चुके हैं यहाँ पर आई के लिए। आई के लिए जो फैक्टर वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब इस टाइम पे ये देखिए कि हमारे पास टी टाइम पर, यानी कि जो हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स की, वो कितनी, 100, और नंबर ऑफ मोल्स के बेस पर फॉर्मूला क्या होता है ये। तो
आई इक्वल टू क्या हो गया, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कितना है 150 और थ्योरेटिकल कितना है 100, सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1.5। अब आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। मैंने आपको पहले क्या बताया था, जब हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या था हमारा, उस सॉल्वेंट के अंदर ना ही एसोसिएशन शो कर रहा था और ना ही डिसोसिएशन शो कर रहा था। उस टाइम पर क्या था, यानी कि जब नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन, उस टाइम पर आई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 थी। अब जब हमने देखा है कि जब यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, डिसोसिएशन शो कर रहे हैं, उस टाइम पर आई की वैल्यू कितनी आ रही है, आई की वैल्यू 1 से हमेशा क्या होगी ज्यादा, यानी आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन हमेशा क्या होगी 1 होगी। ये बात अच्छे से याद रखना, यानी आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से ज्यादा होगी। क्लियर, इसको आप क्या करेंगे नोट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं अपने केस नंबर 2 के बारे में, जहां पर क्या होता है, जहां पर होता है एसोसिएशन। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने केस नंबर 2 की तरफ। हमारे पास केस नंबर 2 क्या है, देखिए केस नंबर 2 में क्या होगा कि जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, इन सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, वो एसोसिएशन करेंगे, यानी एसोसिएशन टेक्स प्लेस, यानी एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन होता क्या है समझ लो पहले। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे पास सॉल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इसको जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना दें, या 3 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना दें, या 4 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना दें, या फिर 5 यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स मिलकर कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना दें, बड़ा बिगर मॉलिक्यूल बना दें, यानी एसोसिएट कर दें एक दूसरे के साथ, उसे क्या बोलते हैं हम लोग एसोसिएशन प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल ये है कि आपने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसको आपने किस में मिक्स किया, आपने इसको मिक्स किया बेंजीन। बेंजीन हमारा क्या एज ये है एज अ सॉल्वेंट, ये हमारा क्या है एज अ सॉल्वेंट है। क्लियर। अब बेंजीन के आपने 2 मोल्स लिए, कितने मोल्स लिए 2 मोल्स लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से बताऊंगा भी, फिलहाल आपको मैं समझा देता हूँ कितना कि यहाँ पर क्या होता है कि जो एसिटिक एसिड होता है वो क्या करता है डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन का मीनिंग देखो क्या होता है, जब हमारे पास सिंपल 2 मॉलिक्यूल यानी कि 2 मॉलिक्यूल जब आपस में क्या हो जाए मिक्स होकर क्या हो जाए 1 मॉलिक्यूल में, किसमें हो जाए 1 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमेराइजेशन। क्या बोलते हैं डाइमेराइजेशन। डाई मतलब मेराइजेशन मतलब मिक्स हो जाना, यानी एसोसिएट हो जाना मॉलिक्यूल्स का। और कितने मॉलिक्यूल्स का 2 मॉलिक्यूल्स का। अगर मैं क्या करता हूँ 3 मॉलिक्यूल को लेता हूँ और उसको मिक्स करके क्या कर देता हूँ 1 मॉलिक्यूल में चेंज कर देता हूँ, फिर 3 छोटे छोटे जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे वो मिक्स होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। 3 मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग ट्राइमेराइजेशन। क्लियर है ना। अगर 3 की जगह पर क्या होते, अगर 4 मॉलिक्यूल होते और वो मिक्स होकर क्या बनाते 1 मॉलिक्यूल बनाते, एक 4 मॉलिक्यूल छोटे छोटे क्या करते एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग टेट्रामेराइजेशन। बात समझ में आ रही है। यानी इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से एसोसिएशन होता है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉली मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना दें एक बड़ा मॉलिक्यूल, यानी नंबर ऑफ Na, यानी एक A मॉलिक्यूल था हमारे पास जो कि नंबर ऑफ n मोल्स हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे AN बना दें, यानी सारे के सारे मिक्स होकर एक बड़ा कंपाउंड बना दें। 100 लिए थे, अब 100 क्या हो गए 100 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, आप ऐसे समझिए छोटे छोटे जो बूंदी के लड्डू थे उसे बना के एक बड़ा सा बूंदी का लड्डू बना दिया। तो क्या हो गया अब बूंदी का लड्डू कितना है एक ही तो है, अब जितना 1 से 100 छोटे छोटे बने थे उसको मैंने एक में चेंज कर दिया, यानी बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, तो क्या हो गया AN हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग एसोसिएशन बोलते हैं, जिसमें हमने एसोसिएशन किया। मतलब अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे बोलते हैं एसोसिएशन। अगर क्या हो एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, एक बड़ा मॉलिक्यूल क्या हो जाए एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है, उसे बोलते हैं डिसोसिएशन। अब ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर देंगे कि हो सकता है कि सारे के सारे टूट जाए, यानी कि 100 मॉलिक्यूल थे सब के सब टूट गए 2 पार्ट्स में टूट गए, हर एक मॉलिक्यूल 2 पार्ट में ब्रेक हुआ। तो हमारे पास कितने थे 100 मॉलिक्यूल थे, तो क्या होगा जब हमारे पास पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन होगा 100 का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 100 का 200 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी 200 ऑब्जर्व
और 100 थ्योरेटिकल, तो 200/100 कितना हो गया 2 हो गया। आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2 हो गई, यानी 1 से क्या हो गई हमारी, यानी जितनी हमने ली थी उससे जस्ट डबल हो गई। यानी ये हमारी क्या है वांट ऑफ फैक्टर जिसको बात करता है कि यहाँ पर जो एक्चुअल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी 1, लेकिन ये क्या हो गई चेंज हो गई, डबल हो गई है। यानी यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर एसोसिएशन, यहाँ पर क्या हो रहा है डिसोसिएशन शुरू हो गया है। तो इसी चीज को हमें क्या करना है समझना है। तो यहाँ पर क्या था, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ पर एसिडिक एसिड को जैसे मैंने बेंजीन में शो की, बेंजीन मिक्स किया, तो यहाँ पर क्या करता है एसिडिक एसिड डाइमेराइजेशन शो करता है, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे 1 मॉलिक्यूल। तो मैंने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए, कितने लिए 2 मोल लिए, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है 2 मोल। तो क्या हो गए, जैसे ही मैंने इसे बेंजीन मिक्स किया तो ये क्या हो गया CH3COOH का क्या हो गया होल टॉयल, यानी अब इसका केवल 1 ही मोल रह गया। ये हमारी वैल्यू क्या थी, ये हमारी वैल्यू थी थ्योरेटिकल, कितनी थी थ्योरेटिकल, और ये हमारी कैसी है ऑब्जर्व। ये थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट थे हमारे पास और ये ऑब्जर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, ऊपर हम लोग लिखते हैं ऑब्जर्व की वैल्यू। तो एन ऑफ सॉल्यूट ऊपर है और नीचे क्या हो जाएगा थ्योरेटिकल, मतलब कि जो ऑब्जर्व था। और यहाँ पर एन ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा, ये हमारा है थ्योरेटिकल है, तो कितना हो गया, यहाँ पर 1 था ये 2 हो गया, कितना हो गया 0.5, यानी 1 से क्या हो गया कम। यानी कि एसोसिएशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है आई की वैल्यू क्या हो जाती है 1 से कम हो जाती है। मतलब मैंने एक नोट पॉइंट देखा, क्या नोट पॉइंट क्या हो गया, नोट पॉइंट क्या हो गया इन एसोसिएशन प्रोसेस क्या में क्या होगा आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से कम होगी। ये बात ध्यान रखना, क्लियर। ये तो हमने एग्जाम्पल समझ लिया। अब एक काम करते हैं, हम इन दोनों के लिए एक डेरिवेशन बनाते हैं। डेरिवेशन क्या होगा, डेरिवेशन में हम ये देखेंगे कि हम इस तरीको इस आई को क्या करते हैं, इस आई को किससे कैलकुलेट करना है अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा को भी बता देता हूँ मैं। अल्फा का मतलब होता है दोनों का मतलब, अल्फा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दोनों तरीके से। या तो आप इसे बोल दो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, या फिर जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बात समझ में आ रही है। ये डिग्री का मीनिंग क्या होता है, डिग्री का मीनिंग होता है यहाँ पर इसका परसेंटेज बता रहा है कि यहाँ पर अगर कंप्लीटली एसोसिएशन हुआ है या कंप्लीटली डिसोसिएशन हुआ है। तो 100% यानी 100% बता रहा है कि 100% एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। अगर कोई मॉलिक्यूल है केवल 10% एसोसिएट हो रहा है, यानी कि 100 में से केवल 10 मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं डिसोसिएट हो रहे हैं, 90 वैसे के वैसे ही है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में देखो जरा, सपोज करो मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल था जो कि क्या हो रहा है 10% डिसोसिएशन शो कर रहा है, यानी ए बी मॉलिक्यूल था वो ब्रेक हो गया A+ और B नेगेटिव में। तो 10% डिसोसिएशन का मीनिंग क्या हो गया है, सपोज करो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल थी, तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया, इतना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ है, 10 डिसोसिएट हुआ है, तो 10 A+N बचेंगे और 10 ही हमारे B नेगेटिव N बनेंगे। तो 10 A+ 10 B माइनस, और ये कितने बचे हमारे पास टोटल 90। तो आफ्टर मिक्सिंग के बाद हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने बचे 90 + 10 + 10 कितना हो गया 110 मोल्स। और ये 110 मोल्स कितना क्या हमारी ऑब्जर्व वैल्यू, और जबकि हमारे पास टोटल कितना था 100 था, वो हमारी कितनी थी थ्योरेटिकल वैल्यू थी। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 110/100, और आई की वैल्यू कितनी होगी 1.1, यानी 1.1 क्या हो गया, ये हो गया वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आई की वैल्यू। और अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा का मीन, अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा निकालोगे हम नीचे लिखेंगे, क्या नीचे लिखेंगे टोटल जो मोल्स हमने लिए थे, टोटल मोल्स ऑफ टेकन, टोटल मोल्स ऑफ टेकन, यहाँ पर टोटल नंबर मोल्स ऑफ, टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। और यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएट या फिर डिसोसिएट, यानी कि अल्फा हमारा क्या है, या तो कितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएट हुआ है, कितना डिसोसिएट हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में, उसी को बोलते हैं अल्फा, यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक बार ध्यान रखना, एसोसिएशन और डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी बुक में क्या होता है कि हमने डिसोसिएशन शो कर दिया अल्फा से और एसोसिएशन शो कर दिया बीटा से। तो
किसी किसी बुक में बीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जनरली बुक में जो हमारी 12th स्टैंडर्ड की बुक्स हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जनरली अल्फा से ही। ये डिपेंड, देखो दोनों ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन और क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर हम इसे किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीनिंग क्या होगा कि जो भी जितना भी नंबर ऑफ मोड्स, चाहे वो एसोसिएट हो या डिसोसिएट हो, उसका हमें रेशियो लेना है किसमें, टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ सॉलिड में। क्लियर? तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार अच्छे से सबको दोबारा से नोट कर देता हूँ, इससे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार नोट करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हमने अभी तक देखो क्या क्या पढ़ा। हमारा जो वन ऑफ फैक्टर यानी जो आई होता था वो किसके इक्वल होता था, हमारा आई जो होता था हमारा वो आई एक प्रोपोर्शनल था किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बताता था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके प्रोपोर्शनल थी, हमारी एन सॉल्यूट के। और एन सॉल्यूट हमारा क्या था, जैसे जैसे आई हमारी वैल्यू यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो क्या होगा, आई बता देते फिलहाल, तो आई बता देते तो क्या होगा, ये हमारा मोलर मास। मोलर मास क्या होगा, जस्ट अपोजिट, यानी कि क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी एन सॉल्यूट बढ़ेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मोलर मास क्या होगा, कम होगा। तो ये बात ध्यान रखना। इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, एक नोट पॉइंट है जो हमें हमेशा क्या करना है, याद करना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने वांडा फैक्टर देखा। वांडा फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो हमारा एक्चुअल में हमारा जो होगा थ्योरेटिकल वैल्यू उसे नीचे रखेंगे, और जो हमें रिजल्टेंट में जो मिलता है वो उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं। किस केस में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के केस में, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल। मोलर मास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या करेंगे, इसे जस्ट अपोजिट कर देंगे, थ्योरेटिकल ऊपर लिख देंगे और ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हमारा पास आगे का। एक बात ध्यान रखना, जिसे हम लोग थ्योरेटिकल बोलते हैं उसे किसी किसी केसेस में हम लोग यानी किसी किसी क्या हम लोग दूसरी लैंग्वेज में नॉर्मल भी बोलते हैं। यानी जहाँ पर भी थ्योरेटिकल लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग उसे नॉर्मल भी लिख सकते हैं। थ्योरेटिकल है मतलब नॉर्मल केस, यानी कि जो शुरुआती केस होता है उसे नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से जो 12th की बुक्स में जो नाम होते हैं हम उसके हिसाब से ही बात कर रहे हैं। तो मैं जरा उसको भी अभी लिख दूंगा एक बार के लिए भी, दोबारा से भी। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी तक हमने क्या देखा है उसके बारे में। अभी तक हमने ये देखा था, हमने एक टेबल भी जनरेट की थी। हमने टेबल क्या जनरेट की थी, हमने यहाँ पर ये देखा था कि अगर हमारे पास नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन, अगर कुछ भी नहीं होता है, इस कंडीशन में आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी। आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 थी। इस कंडीशन में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती थी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती थी हमारे पास, इंक्रीज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते थे हमारे पास, ये भी क्या होते थे, इंक्रीज। लेकिन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये क्या होता था, ये हमेशा क्या होता था, सॉरी ये भी क्या होता था हमारे पास इन केसेस में, तो आई की वैल्यू 1 थी, कोई एसोसिएशन नहीं, कोई डिसोसिएशन नहीं। उस टाइम पर इसमें क्या होता था, नो चेंज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नो चेंज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड में क्या कितने होते थे, बिल्कुल वैसे ही रहते थे, यानी बराबर ही रहते थे। यहाँ पर भी क्या होगा, नो चेंज। और मोलर मास में क्या होगा, नो चेंज। कब, जब कोई भी एसोसिएशन नहीं होगा, कोई भी डिसोसिएशन नहीं होगा, जब आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एसोसिएशन टेक्स प्लेस, अगर एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी मैंने निकाला आई की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस केसेस में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, कम होंगे। एसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, कम होंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन मोलर मास का हो जाएंगे, ये कम होने का मतलब क्या है, इसका बढ़ना। मोलर मास का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल मिलकर 1 मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो 2 मॉलिक्यूल यानी 1 मॉलिक्यूल का जो पहले मास था, चलो मान लो 50 ग्राम, तो 50 ग्राम के 2 मॉलिक्यूल आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो गया, नया मॉलिक्यूल। हमारा जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो कितना होगा, 100 ग्राम का होगा। तो मोलर मास क्या हो गया, बढ़ गया। तो मोलर मास क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया है। अगर हम बात करते हैं डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू क्या मान ली, आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होगी, ये भी बढ़ेगी। और मोलर मास क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। बात समझ में आ गई, कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को अच्छी तरीके से। क्लियर? आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसमें शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन।
इसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, कितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने जो लिया था, टेकन लिया था स्टार्टिंग टाइम पर, वो लिखा हुआ है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएटेड या फिर डिसोसिएशन, यानी ये हमारा क्या होगा, मेन फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। इस तरीके से हमारा क्या करना है, एक मेन फॉर्मूला याद रखना है। अब हमने जो कंडीशन बनाई थी अलग अलग, एसोसिएशन के अलग और डिसोसिएशन के अलग, तो हम लोग उसे भी देख लेते हैं एक बार। तो डिसोसिएशन के लिए अगर बात करते हैं, डिसोसिएशन के लिए कैसे हमने क्या देखा था, हमने एग्जांपल देखा था कि मेरे पास एक NaCl मॉलिक्यूल था, ब्रेक हो गया था Na+ और Cl नेगेटिव आयन में, ये था 1 मोल था, ये 0 मोल थे। ये कितना टाइम, t = 0 टाइम पर। अब बात कर रहे हैं t टाइम पर, तो t टाइम पर क्या हुआ था, 1-। अब 1- क्या हो, अगर हमने मानूं कि वहां पर 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, सपोज करो कुछ मॉलिक्यूल क्या हो गए किसी टी टाइम पर NaCl के डिसोसिएट हो गए, मैंने क्या किया, X मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर दिए। कितने कर दिए, X मॉलिक्यूल। तो कितने बने होंगे, X मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, तो X मोल ही क्या बनेंगे, Na आयन, और X मोल ही क्या बनेंगे, Cl आयन। बस हमारी ये यानी 1- अगर मैं X मॉलिक्यूल डिसोसिएट करता हूँ, X कोई भी नंबर ऑफ वैल्यू हो सकती है हमारी, कि मान लो 100 मॉलिक्यूल लिए थे, कल 20 ही टूटे, तो 20 होंगे, तो 20 ब्रेक हुए NaCl, 20 NaCl ब्रेक हुए, तो कितने बनेंगे, 20 Na और 20 Cl आयन। तो जितने मैंने क्या किए, कैलकुलेट माइनस किए हैं, उतनी मैंने यहाँ पर वैल्यू बना दी। तो अब मेरे पास जो टोटल वैल्यू ऑब्जर्व होगी वो कितनी होगी, ये होगी 1- यानी कि ये हमारी होगी क्या, अगर हम इसको इससे जोड़ें, ये डिसोसिएशन की बात कर रहा है, तो मैंने लिख दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। और यहाँ पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, कितना हमारा पास 1 मोल था, इसे मैंने कर दिया 1 मोल। और ऊपर कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड, कितने हैं डिसोसिएटेड और कितने हैं 1- x प्लस x प्लस x, क्या हो जाएगा, बचेगा ये 1 + x अपॉन 1, यानी डिग्री ऑफ अल्फा की कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू होगी 1 + x हो गई। क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू 1 + x, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 1 + x निकाल लिया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये कैलकुलेट किया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं I की वैल्यू, क्या बात करते हैं, I की वैल्यू। वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर भी हम लोग I इसी तरह से निकालेंगे। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम इसी प्रोसेस को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या ये हमारा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा = क्या था 1 + x। अगर हम यहीं पर वांट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, यहाँ पर I की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड क्या होगा, यहाँ पर वो जो सॉलिड लिखते हैं वो क्या लिखते हैं ऊपर, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखो जरा, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था, ऑब्जर्व्ड कितना मिला हमें, ऑब्जर्व्ड मिला 1- x प्लस x। बात समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे 1- x कर देंगे प्लस x प्लस x, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो 1- x प्लस x अपॉन क्या हो जाएगा 1, ऊपर क्या होगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + x। यही I की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी I की वैल्यू हो जाएगी 1 + x। ये तो मैंने सिंपल तरीके से लिख दिया, लेकिन अगर आप इसको ऐसे समझो, ये तो हमारे पास सिंपल इसलिए मैंने लिख दिया कि अभी हमने क्या देखा था, अभी हमारे पास NaCl था, लेकिन कंडीशन क्या हो जाए, कंडीशन हमारे पास चेंज हो जाए। कंडीशन चेंज होने का मतलब क्या है, सपोज करो मेरे पास CaCl2 होता, समझना जरा, CaCl2 होता तो क्या बनता, Ca2+ और क्या बनता 2Cl नेगेटिव आयन, यानी कि एक मॉलिक्यूल Ca का और 2 मॉलिक्यूल Cl नेगेटिव के। सपोज करो मेरे पास इसके पास 100 मोल थे, कितने मोल थे 100 मोल। तो 100 मोल जब डिसोसिएट होंगे तो क्या होगा, 100 मोल में से अगर सपोज करो 100 मोल में से ये क्या था टी टाइम पे 0 पर, और हम किसी टी टाइम पर बात कर रहे हैं, किसी टी टाइम पे क्या हुआ 100 में से 50 मोल CaCl2 डिसोसिएट होंगे, कितने हुए 50 मोल। तो 50 मोल जब डिसोसिएट होंगे तो 1 मोल कितना ब्रेक होता है, 1 मोल CaCl2, 1 Ca मॉलिक्यूल Ca2+ आयन एंड
ट्वाइस ऑफ क्लोरीन नेगेटिव आयन, यानी कि एक Ca और 2 क्लोरीन मिलते हैं एक मॉलिक्यूल टूटने पर। तो यहाँ कितने टूटे? 50 टूटे। तो कितने मिलेंगे हमें? हमें मिलेंगे 50 Ca2+ आयन, और क्या मिलेंगे? जस्ट ट्वाइस मिल जाएंगे, यानी कि 100 Cl नेगेटिव आयन। बात समझिए आप? नहीं समझिए क्या? समझो, यहाँ पर N की वैल्यू कितनी नहीं, यहाँ पर कैल्शियम कितना? केवल 1 मॉलिक्यूल है, यानी कि अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 100 में से अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर जो कैल्शियम जो ब्रेक हुआ है कितना? अल्फा है, तो हमने इसे मान लिया N अल्फा। यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? N अल्फा लिखेंगे। यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो भी सॉल्ट जो ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, वो कितने नंबर ऑफ आयन से ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल कितने में था? 1 2 3, यानी एक मॉलिक्यूल 1 और ये दुगने हो रहे हैं, यानी 3 मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो रहा है। देखने में क्या लग रहा है कि 2 ही टूटे, एक कैल्शियम और एक क्लोरीन, लेकिन उसके नंबर ऑफ वैल्यूज के रेशियो कैसा है? 1 कैल्शियम है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन नेगेटिव आयन हमें मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो कैटायन और एनायन है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स में डिसोसिएट हो रहे हैं, यानी 1 मॉलिक्यूल कितने में डिसोसिएट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? n का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका करते हैं? n का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? n अल्फा हो जाएगा। तो ठीक है ना, हम इसको अगर इस तरीके से यूज करते हैं, यहाँ पर NaCl के केस में था, ये हो गया CaCl2 के केस में। अगर मैं एक और केस ले लेता हूँ AlCl3 और इसे डिसोसिएट करता हूँ तो क्या होगा? Al+3 नेगेटिव आयन और 3Cl नेगेटिव आयन, यानी कि यहाँ पर 1 मोल था, यहाँ 0 मोल थे। कब? t=0 टाइम पर। मैं बात करता हूँ t टाइम पर बात करता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पर 1 - x मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया। सपोज करो कितना हो गया? x मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर तो 1 ही थे, तो कितना होगा? x ही बचेगा, 1 × x। समझो जरा, दोबारा से मैं समझा रहा हूँ इसको। यहाँ पर क्या था? 1 1 2 था, यानी कि ये कितना था? केवल 1 0 था, ये भी 0 था, तो 1 - x, ये भी 1 × ये भी 1 × था, तो क्या हो गया? तो 1 × x, 1 × x और 1 × x, यानी x टूटे। यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ 1 था, यहाँ पे 2 था, तो कितना हुआ? जब हमने अल्फा डिसोसिएट किया हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर अल्फा हो गया और यहाँ पर कितना हो गया? 2 अल्फा हो गया। अब समझिए जरा, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कितना हो गया? 1 - x, तो यहाँ पर 1 ही था इनटू में, तो 1 × x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 3 है, 3 × x, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? n की वैल्यू कितनी? 1, यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 3 है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या हो गया? इस तरीके से। तो यहाँ पर आई निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट, इनको क्या कर लेंगे? तीनों को जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 1 - x प्लस x प्लस कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 + 3x। तो यहाँ पर क्या हो? i प्लस क्या होगा? i = क्या हो? 1 + 3x अपॉन टोटल कितना था? 1। तो ये क्या हो गया हमारा? i निकल आया। बात समझ में आ रही है? तो हमारा पास जो मेन फॉर्मूला जो बनेगा, अगर उसको सही तरीके से क्लियर किया जाए तो क्या हो गया? एक तरीके से देखा जाए, हमारा एक तरीके से देखा जाए तो हम इसे ऐसे कर सकते थे कि हमने देखा कि जो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको यहीं से रफ कर देता हूँ। चलिए तो बात करते हैं हम लोग किस तरीके से आई और अल्फा के बीच में रेशियो निकालते हैं। जो तरीका हमने नोट किया बिल्कुल वही तरीका होता है, ठीक है ना। अब इसको करते कैसे हैं? देखिए, आपने अभी देखा था कि डिग्री हो, इनसे शॉर्ट में देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डी ऑफ डी क्या था हमारे पास? जो था हमारे पास क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जो हमारे पास क्या थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या थे हमारे? डिसोसिएटेड अपॉन क्या थे हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या थे हमारे पास? टेकन। ये था हमारे पास। आई की वैल्यू क्या होती है हमारी? आई की वैल्यू होती है ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन बन गया, नहीं मेन डेरिवेशन बनेगा, वो क्या होगा कि अगर मेरे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है AN और ब्रेक होता है नंबर ऑफ Na मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है ना। टी टाइम अगर 0 पर अगर ये हमारे पास 1 मोल है तो ये कितना होगा? 0 होगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं बात कर रहा हूँ किसी टी टाइम पर, किसी भी टी टाइम लिया मैंने, हमारे पास वो टी टाइम है जब हमने देखा कि इसमें क्या होंगे? इसमें अल्फा डिग्री क्या हो गया? डिसोसिएशन हो गया। मतलब क्या हो गए? यहाँ पर देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
सपोज कीजिए, सपोज इन्होंने किया कि 1 में से क्या हो गई अल्फा मॉलिक्यूल क्या हो गया डिसोसिएट। ये अल्फा किसको बता रहा है, ये बता रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बता रहा है यहाँ पर कि इतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया है। तो कितना होगा 1 माइनस अल्फा, तो कितना बनेगा एन अल्फा, क्या हो गया एन अल्फा। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू मिली वो टोटल कितनी हो गई 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। और ये हमारी वैल्यू कौन सी है, ये है ऑब्जर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट, कितनी है ऑब्जर्व, क्योंकि ये हमारी कितनी है, ये हमारी थी थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास आई की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें आई की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें आई की वैल्यू मिलेगी ऑब्जर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना था हमारे पास, ये था 1 माइनस अल्फा प्लस क्या हो गया एन अल्फा अपॉन कितना हो गया ये 1। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। क्लियर, ये हो गया अल्फा और आई के बीच में रेशियो। अब देखो जरा यहाँ से अगर मैं आई और अल्फा को अगर अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे बताओ जरा। तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर अगर हम इसे आई माइनस 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अल्फा है, तो ये एन अल्फा माइनस अल्फा ऐसे लिख दिया मैंने, अल्फा कॉमन लिया मैंने, तो क्या हो गया ये एन माइनस 1, ये क्या हो गया आई माइनस 1। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू जाएगी आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। यानी यहाँ से आप डायरेक्ट अल्फा निकाल सकते हो, यानी आप क्या निकाल सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आसानी से क्या कर सकते हो कैलकुलेट। अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू हो गया आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया मेन फॉर्मूला हो गया अल्फा को कैलकुलेट करने का। अगर आपको एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास कि वो एन कितने में टूटता है। अब आप इसे एग्जाम्पल से समझिए बहुत अच्छे से। देखिए एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास है NaCl, एक ही लेता हूँ। तो जब ये ब्रेक होगा तो किसमें होगा Na प्लस आइन और Cl नेगेटिव आइन में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो अल्फा होगा, अब अल्फा निकालोगे तो अगर हमें आई की वैल्यू पता हो तो आई की वैल्यू यहाँ करेंगे पुट आई माइनस 1 एन कितना हमारे पास, एन है हमारे पास, कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुआ कितना हो गया, यहाँ पर एक एन था तो किसमें हो गया एन ए में। अब एन क्या नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, 1 और 2, तो कितना हो गया 2 माइनस 1, कितना हो गया 2 माइनस 1, कितना हो गया आई माइनस 1 अपॉन 1। अल्फा की कितनी हो गई आई माइनस 1 हो गई। कब NaCl के लिए। अगर मैं बात करता हूँ CaCl2 के लिए तो क्या होगा Ca2 प्लस आइन और 2Cl नेगेटिव आइन। इस केस में देखो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी आई माइनस 1 अपॉन एन कितना है एक मॉलिक्यूल इसके और 2 इसके, टोटल कितना हो गए 3 हो गए। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन 2। तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया 1/2 आई माइनस 1। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसी तरीके से बात करता हूँ AlCl3 तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा Al3 प्लस आइन में और 3Cl नेगेटिव आइन में। तो यहाँ पर मैं अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो आई की वैल्यू कितनी जो भी होगी आई माइनस 1 अपॉन एन कितना है यहाँ पर, एन कितना है यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है टोटल 1 और प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। ये हमारी क्या हो गई, ये होगी एन की वैल्यू। तो क्या होगी 4 माइनस 1 कितना हो गया, अल्फा इक्वल टू हो गया 1/3 आई माइनस 1। देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पर लगातार क्या आई माइनस 1 में लगातार रेशियो डिवाइड होता जा रहा है 1/1 1/2 1/3। बात समझ में आ रही है। तो क्या हो गया एक तरीके से लिखा जाए तो क्या हो गया आई की अल्फा की वैल्यू कितनी होगी आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा उसमें क्या कर देंगे, जितना भी जो कैटायन और एनायन के नंबर्स ऑफ मोल्स होंगे उसमें 1 का माइनस करके क्या कर देंगे आई कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे इजीली से। तो ये हमारा क्या हो गया मेन रेशियो हो गया। नहीं इसको हमें क्या करना है हमेशा याद रखना है। ये हमारा केस हो गया किसके लिए, डिग्री ऑफ किसके लिए डिसोसिएशन के लिए, किसके लिए हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। अब चलो अच्छे से समझते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपना सेकंड केस की तरफ, यानी कि बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में। केस नंबर सेकंड। अब इसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन निकालते हैं आई और अल्फा के बीच में, बहुत आसानी से कैलकुलेट करेंगे इसे भी। यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। इसको भी हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप चाहो जैसे बीटा से भी कर सकते हो, अल्फा से भी कर लो या फिर बीटा से भी कर लो। यानी कि देखो चीज दोनों एक ही है, अल्फा है हमारा या बीटा है, बात एक ही है। डिसोसिएशन हो रहा है डिग्री या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो रहा है, उन दोनों केस में क्या होगा ऊपर जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ऐसे सीधे सीधे एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ।
अब यहाँ पर मेरा एग्जांपल जो पहले था वही है, जैसा कि मैंने ले लिया CH3COOH, इसे बेंजीन में मिक्स किया, इसके 2 मॉलिक्यूल थे, तो क्या हो गया इसका क्या हो गया था CH3COOH का होल ट्वाइस, यानी डाइमराइजेशन हो गया था। क्लियर। अगर मैं एक नया एग्जांपल लेता हूँ जो कि हमारे N के लिए होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज करो मेरे पास N नंबर ऑफ A छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, क्या हो गया, मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया AN। क्या हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल बन गया AN। ये कितना था, t=0 टाइम पर, इस टाइम पर हमारे पास कितने मोल थे, सपोज करो उसके बाद 1 मोल थे। कितने हमारे पास थे, 1 मोल थे। यहाँ कितना था, 0। तो t टाइम पर अगर बात करते हैं, t टाइम पर क्या होगा, t टाइम पर मैंने देखा कि इसमें से अल्फा मोल क्या हो गए, अल्फा मोल एसोसिएट हो गए। कितना हो गया, अल्फा मोल एसोसिएट हो गए। जैसे मैंने अभी देखा था यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ 2 थे, यानी कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पहले थे, अब कितने रह गए, केवल 1 रह गया है। यही तो था हमारे पास, समझने लगा, यहाँ 2 थे, कितना रह गया है, 1 रह गया है। यानी 2 क्या थे, थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व कितना मिला, 1। तो यहाँ पर हमारा अल्फा कितना था, हमारे अल्फा की वैल्यू नहीं निकालेंगे, आई की कैसा था, आई क्या था, 2/1 हो गया हमारा, ये कितना था, 2 ऊपर, यानी कि सॉरी 1/2, ये हमारा था। अब यहाँ पर कैसे देखो जरा, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा है, कितना, अल्फा मोल एसोसिएट हुए, तो कितने बने होंगे, अल्फा बाई एन। अब आप सोच रहे होगे ये कैसे बन गए, तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर क्या करना था कि n मॉलिक्यूल अगर हमारा 1 मॉलिक्यूल में चेंज होता है, यानी नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल कितने थे, n थे, a मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो गए, an, यानी कि सपोज करो 50, यानी कि 50 मॉलिक्यूल a किसमें चेंज हो गया, हमारे पास a 50 में चेंज हो गया। यानी अभी हमारे पास यहाँ पे कितने थे, 50 मॉलिक्यूल थे, अब कितना हो गया, 1 मॉलिक्यूल हो गया। बात समझ में आ रही है। जब n मॉलिक्यूल अगर 1 में चेंज हो गया तो 1 मॉलिक्यूल कितने में चेंज होगा, 1 मॉलिक्यूल होगा 1/n में। बात समझ में आ रही है। यानी n मॉलिक्यूल चेंज होता है 1 में, तो 1 मॉलिक्यूल कितने में चेंज होगा, 1/n में होगा। तो अल्फा मॉलिक्यूल कितने में चेंज होंगे, अल्फा/n में। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो 1 माइनस अल्फा प्लस कितना हो गया, अल्फा/n। तो अगर इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी हो जाएगी ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट। तो कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n, ठीक है ना। और ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट, और जबकि हमारे पास थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना था, ये था हमारे पास टोटल 1 मोल, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट। ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना हमारे पास, ऑब्जर्व्ड कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n अपॉन थ्योरेटिकल कितना हमारे पास हो जाएगा 1। तो ये आई की वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n। अब इसको आप चाहो तो और अच्छे से सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। मैंने कहा कि हटा देता हूँ एक बार के लिए। देखो जरा आई की 1 की वैल्यू इधर जाएगी तो क्या होगा, आप ऐसे देखो i माइनस 1 इक्वल टू 1 इधर आ गया, इधर माइनस अल्फा था, इसे पहले कितने था अल्फा, इधर कर देते हैं। तो अल्फा/n माइनस अल्फा, ये था हमारे पास, इसको मैं क्या कर देता हूँ अल्फा/n कर देता हूँ, यानी 1 ये हमारा था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n रेशियो में, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n अल्फा रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा i माइनस इक्वल टू 1। अब क्या होगा हमारा, अल्फा अलग करना है, अल्फा में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, अल्फा कॉमन लिए तो क्या हो गया 1 माइनस n अपॉन n, ये क्या होगा i माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा निकालो तो अल्फा कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा n इंटू i माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस n। ये क्या हो गया हमारे पास, फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से क्या कर लिया, अल्फा को आई की हद क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। अब आप इसे ऐसे याद रखो, या फिर सबसे बढ़िया तरीका मेरे पास क्या, मेरे पास वही तरीका था जो मैं पहले यूज करता था। क्या यूज करता था कि अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक से याद करना है, मैंने शॉर्ट ट्रिक से बात करनी है तो याद रखना हमेशा डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में आई इक्वल टू हमेशा क्या होता था हमारे पास 1, हमारे पास माइनस के अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1। तो ये याद रखो। एसोसिएशन के केस में क्या हो गया, एसोसिएशन के केस में क्या याद रखना है, आई इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n, और क्या हो जाता अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो अपन बनी होता था हमारे पास। तो ये हमें इतना याद रखना है, बस इतना क्या हो गया, 1 मोलिक्यूल लिया करते थे, 1 मोल लिया, अल्फा क्या हुए डिसोसिएट हुए,
अल्फा मॉलिक्यूल क्या हुए, डिसोसिएट हुए। अब अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा यानी कि जो हमने डिसोसिएट किया था वो कितना बन गया, एन अल्फा बन गया, उसे ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ, 1 था, अल्फा एसोसिएट हुए, 1 माइनस अल्फा हो गया। अब कितने, अब जो जितने डिसोसिएट हुए वो कितने रह गए, अल्फा बाई एन रह गए, ठीक है ना। इसे मैंने ऐड कर दिया, यानी याद करने में आसानी हो जाएगी। 1 माइनस अल्फा डिसोसिएशन है तो प्लस एन अल्फा, एसोसिएशन है तो प्लस अल्फा बाई एन, ठीक है ना। अब इसको एग्जाम्पल से आप समझ लेते हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन में हो रहा होगा कि ये कैसे काम करेगा, ठीक। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, ए मॉलिक्यूल लिया, ये ए मॉलिक्यूल मेरे पास कितने हैं, सपोज करो कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं A3। आप ऐसे समझिए, यानी ऐसे कंडीशन में क्या हमारा ट्राइमेराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्राइमेराइजेशन। इसमें 3 छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनकर क्या बना रहे हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपने क्या किया कि यहाँ पर टोटल आपने क्या किया, 100 मॉलिक्यूल्स ए लिए थे, ठीक है ना। अब मुझे नहीं मालूम है किस फॉर्म में चेंज हो गए और कितने बने, ठीक है ना। मैं इतना जानता हूँ कि टी टाइम 0 जब था तब इसके पास 1 मोल थे। कितने हमारे पास थे, 100 मोल थे। कितने थे, 100 मोल थे। ये कितना था, 0। अब किसी टी टाइम पर क्या हुआ, किसी टी टाइम पर 100 में से क्या हुआ, 100 में से केवल 60 मोल एसोसिएट हुए, 40 नहीं हुए, केवल 60 हुए। तो ये कितना, ये क्या वैल्यू हमारी अल्फा की वैल्यू बता रहा है, ठीक है ना। 60 मोल डिसोसिएट हुए तो बने कितने होंगे, अब जो 60 बने होंगे, क्या 60 बने होंगे पूरे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल बनकर क्या हो रहे हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है। तो यहाँ पर 60 मोल जो होंगे वो हमारे क्या करेंगे, 60/3 कर देंगे, यानी कि 3 का डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 का डिवाइड, क्यों, हमें मालूम है कि 60 मॉलिक्यूल हमारे एसोसिएट हुए, यानी टोटल हमारे पास 100 था, 60 मोल क्या हो गया, हमारा एसोसिएट हो गया। तो 100 में से 60, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर कि 100 में से 60 कितने बचे, 40 मोल हमारे क्या थे, 40 मोल ऐसे थे जो अनएसोसिएट हुए, क्या हुए, अनएसोसिएट हुए। लेकिन जो एसोसिएट हुए वो कितने हुए, 60। अब 60 एसोसिएट हुए, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल कितना बना रहा था, हर एक मॉलिक्यूल क्या बना रहा था, 3 मॉलिक्यूल ए मिलकर क्या बना रहे थे, एक ए मॉलिक्यूल बना रहा था, A3 मॉलिक्यूल बना रहा था। तो टोटल 60 होंगे अगर, तो 3 बना रहा था A3, तो 60 क्या, तो मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल किससे बन रहा है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है 3 मॉलिक्यूल से। तो A3 किससे बन रहा है, A3 बन रहा है 3 मॉलिक्यूल से बन रहा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 × 20 कर दें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कितने होंगे, 20 मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने बनेंगे, 20 मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे कितना बना, वही तो मैंने 20 निकाला। तो क्या हो गया, 100 माइनस अल्फा प्लस क्या हो गया, अल्फा बाई एन। एन क्या है, एन हमें बता रहा है कि यहाँ पर ट्राइमेराइजेशन हो रहा है, डाइमेराइजेशन हो रहा है, टेट्रामेराइजेशन हो रहा है, कितना हो रहा है, मतलब कितने मॉलिक्यूल बनकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर एन से ये मालूम पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, अल्फा बाई एन, कि मुझे यहाँ पर नहीं मालूम है कि यहाँ ट्राइमेराइजेशन हो रहा है, टेट्रा, तो मैंने यहाँ पर एन कर दिया, यानी एन मॉलिक्यूल बनकर क्या बना रहे हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। चाहे वो एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जैसी होगी हम उतने का क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, उतने हमारा नंबर ऑफ क्या बनेगा, ये बनेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मेरे पास 60 एसोसिएट हो रहे थे, तो 60 कितने बनाएंगे, अब ट्राइमेराइजेशन हो रहा था तो 60 क्या बनाएंगे, 60 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बने 3 मॉलिक्यूल बनकर एक बनता है, तो 60 कितने बनेंगे, 20 में चेंज होंगे, जैसे 3 का डिवाइड हो जाएगा। यही तो काम हमने किया, वही काम हमने यहाँ पर भी कर दिया, अल्फा बाई एन करके। इस तरह से हमारे क्या बनी, रेशियो। और यहाँ पर हमारा अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा इक्वल टू हो गया n × i-1/1 - n। क्लियर हो गया। अब आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की समरी के बारे में, कि आज हम लोगों ने टॉपिक में क्या क्या देखा। देखिए आज हम लोगों ने क्या देखा कि आज हम लोग उस सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अभी तक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग डिफाइन करते आए थे, उसमें क्या होता था कि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो ना तो एसोसिएशन शो करते थे और ना ही डिसोसिएशन शो करते थे। दोनों ही केस में हमारे पास क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्या होता था हमारे पास, पहले हम लोग जो बात कर रहे थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, वहाँ पर हमारा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता था वो 5% से कम होता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5% से ज़्यादा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं करना है, 6%, 7%, 10%, हम 10% कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम डिसोसिएशन बता सकते हैं, एसोसिएशन कि कितना परसेंटेज हुआ। कंप्लीट कर दोगे अगर आप उसे, तो कंप्लीट से आई की वैल्यू हमें मालूम पड़ ही जाएगी वैसे भी।
ठीक है ना। तो यहाँ पर उस कंडीशन का जनरली हम लोग वहाँ पर भी डाइल्यूट के केस में ही रहते हैं, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप समझें अभी तक जो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, यहाँ पर भी वही है, कोई चेंज नहीं है। बस इतना चेंज है कि बस पहले वाली कंडीशन में क्या हो रहा था कि जितना हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करते थे वो उतना बना रहता था, तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या जो मोलर मास कैलकुलेट करते थे वो निकलता था। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अब आप जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हो वो क्या हो रहा है, या तो वो क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू में भी क्या होंगे, चेंजेज आएंगे। क्या आएंगे, उसकी वैल्यू में भी चेंजेज आएंगे, और जो मोलर मास होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एसोसिएशन टाइम्स में मोलर मास क्या होता है, बढ़ता है, जबकि डिसोसिएशन टाइम्स में क्या होता है, मोलर मास हमेशा कम होता है। तो यहाँ पर हमने जो अभी तक बात की, आई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते थे, एक फैक्टर है, एक डिग्री है, रेशियो है हमारा। आई क्या है, हमारा एक रेशियो है, इसमें हम लोग बात करते थे ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप इसे नंबर ऑफ मोल्स के इससे भी याद कर सकते हो, या फिर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जरा देखो, जरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास कितनी थी, 4 टाइप की थी। आरएलवीपी वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। आरएलवीपी जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमें आरएलवीपी के बारे में बात करते हैं। आरएलवीपी की किस बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता था हमारा पी ए नॉट माइनस के पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू क्या होता था एक्स बी, ये हो गया आरएलवीपी। हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर हमारा क्या होता था डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी डॉट एम। अगर हम बात करते थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता था डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता था हमारा के एफ डॉट एम। और यहाँ पर क्या होगा हमारा लास्ट हमारा क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर था। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू हो जाएगा सी आर टी, ये होता था हमारा। अब यहाँ पर क्या था इस कंडीशन में, यानी ये कंडीशन हमारी क्या थी, जब हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, और यहाँ पर जब हमारे पास एन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होता था, ठीक है ना एसोसिएशन होता था ना डिसोसिएशन। लेकिन जब हुआ तब हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर एक वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज किया। अब उस वॉन्ट ऑफ फैक्टर का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, यानी आई की वैल्यू को हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे क्या हो, हमें एक्यूरेट हमारे पास क्या मिलने लगे, एक्यूरेट मोलर मास, या फिर हमें एक्यूरेट जो वैल्यू होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो मिलना शुरू हो जाए। तो बस हमें करना क्या है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा यही हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता था, हम यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देंगे आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी हमारे मोलरिटी क्या होती थी, यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स यानी यही सब मोलर मास मिलता था। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी में आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक रेशियो का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या हो गया, जिससे यानी ये कंडीशन किसके लिए बन गई, ये उसके लिए बन गई जहाँ पर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन होगा। यानी कि व्हेन एन ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका क्या हो, एसोसिएशन भी शो करता हो या फिर डिसोसिएशन शो करता हो, ऐसे कंडीशन में जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, तो इस तरीके से क्या हो जाएंगी, इंटर कन्वर्ट हो जाएंगी, नहीं चेंज हो जाएंगे, इनके फॉर्मूले क्या हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ये, यानी पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आई डॉट एक्स भी हो जाएगा। आई का मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया, सब में कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट यानी एक्यूरेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। और मोलर मास का जो फॉर्मूला निकाले थे मैंने, यहीं से एमबी के फॉर्मूले निकाले थे, आप बिल्कुल वैसे रखोगे, बस आई के क्या हो जाएगा, आई एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। ये होता है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक बार फिर बता दूं, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब होता है कि जब हमने शुरुआती दौर में जब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया था किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन अगर नहीं होता है, तो जितना मोलर मास अगर हमारे डालने से पहले था, यानी कि यानी कि मतलब कि डिसॉल्व करने से पहले था, मिक्सिंग करने से पहले था, उतना ही उसका मोलर मास क्या वो आफ्टर मिक्सिंग में मिला। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या हुआ है, अब हम जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, तो जो डिसॉल्व करने से पहले जो मोलर मास होगा सॉल्यूट का, अब क्या हो गया, वो चेंज हो गया है। वो क्या हो गया, चेंज हो गया है, या तो वो बिगर मॉलिक्यूल में चेंज हो गया है, या फिर वो क्या हो गया है, स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज हो गया है। तो मोलर मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बात ध्यान रखना, एसोसिएशन में क्या होता है, मोलर मास बढ़ता है, डिसोसिएशन में क्या होता है, मोलर मास कम होता है।
बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की वांट ऑफ फैक्टर के बारे में, जिसमें हमने बात की एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमने बात की एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। हमें ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम उस नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को यानी सॉल्यूट को यूज करते हैं जहाँ पर क्या होता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन शुरू हो रहा है। तो आपको बस इतना दिमाग में सेट करके रखना है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि ये सॉल्यूट है, इसे इसमें डिजोल्व किया तो ये डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, कैटामराइजेशन या पॉलीमराइजेशन जो भी प्रोसेस शो करता है तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या कर रहा है, एसोसिएशन कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या बोला कि जैसे हमने NaCl लिया और उसे सॉल्वेंट में डिजोल्व करते क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया आयंस में, या 10% डिसोसिएट हो गया। 10% डिसोसिएट मतलब क्या होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 10 हो गई, यानी कि 10% डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुरंत निकालना है कि 10% हो रहा है। यानी अगर हमने शुरुआती दौर में 1 लिए तो यानी कि 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है कि 10 ही ब्रेक 10 ही क्या होंगे, ब्रेक होंगे। 100 माइनस 10 क्या होंगे, 90 अभी भी हमारे पास बचे हैं। और जो 10 ब्रेक हुए हैं और वो 10 कितने में टूटे हैं, यानी एक NaCl 2 में टूटता था, 10 कितने में टूटे, 20 में, तो टोटल कितना हो गया 110। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लिया। थ्योरेटिकल कितना था, 100 था हमारे पास। इस तरह से I कैलकुलेट करेंगे। अब हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालने वाले हैं उसमें इस तरीके से I का मल्टीप्लाई करके इस तरीके का फॉर्मूला याद रखना है हमें, और इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, बार बार देखेंगे, जब तक नहीं समझ में आता तब तक आप इसे देखने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बहुत अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है ना। फिर भी कोई क्वेरीज अगर आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर कि इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं और आगे बात करते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।